रात का समय होता है। ब्योंगनाम, सुएल, चुनबे क्यूशी इंटरसेक्शन पर नाइट पब पर बैठे हुए होते हैं। वहाँ पर नाइट पब का मालिक भी होता है। वह आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उनके पीछे से एक गाड़ी निकलती है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। वह दूसरी गाड़ी से जा टकराती है। ब्योंगनाम और सुएल उस आदमी को बचाने जाते हैं। ब्योंगनाम फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है। तभी सुएल आगे बढ़ता है और जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचता है एक जोरदार धमाका होता है। वह चारों दंग रह जाते हैं। अगली सुबह चो कांग के घर एक पार्सल आता है। वह पार्सल वाले से पार्सल लेता है और अपने घर के अंदर चला जाता है। तभी उसकी बेटी उठती है और वह अपनी बेटी से प्यार करता है और तभी उसकी डोरबेल बजती है। जब वह दरवाजा खोलता है तो चुनवे उसके सामने खड़ा होता है। वह बताता है कि मैं हेड ऑफ नेबरहुड हूँ और तुम्हारी बिल्डिंग की बगल वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। वो उसको एक पेपर पर साइन करने के लिए बोलता है और पेपर देते हुए कहता है कि काफी समय बाद यहाँ कोई नई फैमिली मूव हुई है। वो जाते समय उसको एक पेपर पकड़ाता है जिसपे गार्बेज सॉर्टिंग का मेथड लिखा हुआ होता है और वह कहता है कि यूथ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हर रोज गार्बेज को चेक करता है कि किसने वो गार्बेज सही से सॉर्ट करा है या नहीं। तभी हम अपनी स्क्रीन पर ब्योंगनाम को देखते हैं। वह एक काले लिफाफे को देख रहा होता है। तभी वह उस लिफाफे को खोलता है और उसमें एक फटा हुआ बनी देखता है जिसके अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं चो कांग एप्पल बेच रहा होता है। वह एक लेडी को 2 बैग एप्पल देता है और वो लेडी अपने घर की ओर जा रही होती है। तभी कार में से एक आदमी निकल कर आता है और वह उस औरत की वीडियो बना लेता है और कहता है कि अब तो तुम्हारा हाथ बिल्कुल सही है। तभी वह लेडी उससे लड़ने लगती है कि तुम मेरी वीडियो ऐसे नहीं बना सकते और यह सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले सीन से हमें पता चलता है कि चो कांग वर्टिगो इंश्योरेंस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में काम करता है। चो कांग एप्पल का बैग लेके हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पर वह एक आदमी से दोस्ती कर लेता है जो फेक एक्सीडेंट करने के तरीके बता रहा होता है और चो कांग के पास उसके बॉस का फोन आता है जो उसको कहता है कि तुम हॉस्पिटल में सुएल नाम के इंसान को ढूंढो। वह एक नए केस का आई विटनेस है। चो कांग अपने बगल वाले रूम की नेम प्लेट देखता है। वहाँ पर सुएल का नाम भी लिखा हुआ होता है। वह अपने आप को दोबारा इंट्रोड्यूस करता है और वो सुएल से पूछता है कि तुमने कल रात इंटरसेक्शन पर क्या क्या देखा। सुएल चो कांग को उन लोगों के बारे में बताता है जो वहाँ पर मौजूद थे। अगले सीन में हम देखते हैं ब्योंगनाम एक हार्डवेयर और स्टेशनरी स्टोर चलाता है जिसमें वो एक बच्चे के कार के टायर को रिपेयर कर रहा होता है। वह टायर उस कार में लगाता है और बच्चे को दे देता है। बच्चा वहाँ से खुश होकर चला जाता है। अगले सीन में चो कांग का टीम लीडर क्यूशी इंटरसेक्शन पर चो कांग को बुलाता है और कहता है कि जिन 2 गाड़ी के बीच में हादसा हुआ था उनमें से एक गाड़ी गायब है और ना उसके ड्राइवर का कोई अता पता है और वह चो कांग को ये केस हैंडल करने के लिए बोलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि म्योनो और पाक जोनवान आर्मी से डिस्चार्ज हो रहे होते हैं और उनका ट्रेनर उन्हें एक ड्रिल परफॉर्म करने के लिए बोलता है और कहता है अगर तुमने हमें हरा दिया तो हम तुम्हें जल्दी जाने देंगे और पाक जोनवांग उस ड्रिल में जीत जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि पाक जोनवान का दिमाग बहुत तेज है और वो दोनों पाक जोनवान की लाल गाड़ी में कहीं निकल जाते हैं। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि दोयोन अपने पिता का स्कूल के बाहर वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक मिनी वैन में एक आदमी आता है और बच्चों को मार्शल आर्ट क्लास में ले जाता है। जब चो कांग अपनी बेटी दोयोन को लेने आता है तो दोयोन उस क्लास में जाने की जिद करती है। चो कांग अपनी बेटी को स्पेशल मार्शल आर्ट जिम में लेकर जाता है जिसके मालिक ली योंग हू होते हैं और वह अपनी बेटी दोयोन का एडमिशन वहां करा देता है। उसके बाद चो कांग अपनी बेटी को लेकर मोमोसू मार्ट जाता है जहां से वह ग्रोसरी शॉपिंग करता है। उस मार्ट को जोंग नामयोन अपने पति किम सुएल के साथ चलाती हैं और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम मिनसू होता है। चो कांग अपनी बेटी को लेकर स्टेशनरी स्टोर जाता है और वहां वह उसे एक बनी स्टिकर दिलाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिनसू को पढ़ाने के लिए म्योन का दोस्त
जोन वांग आता है जिसको देखकर मिनसू खुश हो जाती है। रात का समय होता है। चुनबे और ब्योंगनाम पेट्रोलिंग के लिए घूमते हैं। चोकांग अपने घर का कचरा बिल्डिंग के बाहर फेंकने जाता है। तभी वह देखता है कि एक आदमी काले रंग का थैला वहां गिरकर गया है। चोकांग अपना ट्रैश डस्टबिन में डालता है और वह देखता है कि एक औरत काले बैग के पास बैठी है। वह उस बैग को देख रही होती है। चोकांग उस औरत से पूछता है लेकिन वह औरत कुछ नहीं बोलती। तभी ब्योंगनाम की नजर एक काले बैग पर पड़ती है जिसको चोकांग ने अपने हाथ में उठा रखा होता है। ब्योंगनाम उस बैग को देखता है और वह उसको सूंघता है। उसको वही बदबू आती है जो सुबह काले वाले बैग से आई थी। तभी वहां पर चुनबे आते हैं। वो औरत चुनबे की वाइफ होती है। चुनबे उस औरत को लेकर चला जाता है। ब्योंगनाम चोकांग से बहस करने लग जाता है कि तुमने अपना ट्रैश सही से सॉर्ट नहीं किया। वहीं चोकांग कहता है यह मेरा ट्रैश नहीं है, यह किसी और का है, और वह बहस करते करते कहीं निकल जाते हैं। तभी चोकांग की नजर सामने ग्रोसरी स्टोर से निकल रहे आदमी पर पड़ती है और वह ब्योंगनाम से कहता है कि यह वह आदमी है जिसने वह काला बैग गिरा था। लेकिन ब्योंगनाम उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। चोकांग उस आदमी से पूछने जाता है। चोकांग को अपनी तरफ आता देख वह आदमी भाग जाता है। ब्योंगनाम भी उसके पीछे भागता है। चोकांग और वो आदमी भागते भागते एक सुनसान गली में पहुंचते हैं। चोकांग उस आदमी से पूछने जा ही रहा होता है तभी वह आदमी चोकांग पर हमला कर देता है। चोकांग और उस आदमी की बहुत लड़ाई होती है। तभी वो आदमी अपनी जैकेट से एक गन निकालता है और चोकांग पर गोलियां चलानी शुरू कर देता है। चोकांग उसकी गोलियों से बच जाता है। गोलियों की आवाज सुनकर ब्योंगनाम दंग रह जाता है और वह दूसरी गली से ही विसल बजाना शुरू कर देता है। उसकी विसल सुन के वह आदमी भाग जाता है। ब्योंगनाम चोकांग से पूछता है कि क्या तुमने गोलियां चलने की आवाज सुनी। चोकांग इस बात को मना कर देता है कि उसने कोई आवाज नहीं सुनी। चोकांग और ब्योंगनाम अपने घर जा रहे होते हैं। तभी वह आदमी एटीएम की तरफ जाते हुए दिखता है। चोकांग और ब्योंगनाम दोनों उस आदमी के पास जाने वाले होते हैं। तभी चोकांग को एक अजीब सरसराहट महसूस होती है। वह ब्योंगनाम को चेतावनी देकर पीछे करता है और तभी एटीएम में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। चोकांग और ब्योंगनाम यह देखकर दंग रह जाते हैं। तभी पीछे से एक काले रंग की एसयूवी निकलती है जो यह सब देख लेती है। कुछ ही देर बाद वहां पर इमरजेंसी सर्विसेज आती हैं और एक रिपोर्टर भी आता है। वह चोकांग से पूछ ही रहा होता है। तभी चोकांग की नजर कर्मचारियों के जूतों पर पड़ती है और वह फिर एम्बुलेंस के नंबर को देखता है। कर्मचारियों ने सिपाहियों के जूते डाले हुए थे और वह एम्बुलेंस भी आर्मी की थी। चोकांग इंटरव्यू दे ही रहा होता है। तभी वह सोचता है कि आर्मी के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। और इसी के साथ एपिसोड 1 समाप्त होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत एक सुनसान जगह से होती है। दो आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी को गोली लगती है और साथ ही साथ दूसरे आदमी को भी गोली लग जाती है। तभी तीसरे फिर चौथे आदमी को गोली लग जाती है। नकाब पहना एक आदमी बिल्डिंग के अंदर आता है और वहां मौजूद सारे आदमियों को मार देता है। वो आदमी एक कमरे में जाता है और अपना नकाब हटा देता है। तभी हमें पता चलता है कि वह आदमी चोकांग था। चोकांग एक सेफ के पास जाता है और वहां पर एक बॉम्ब लगा देता है। तभी चोकांग दूसरे कमरों की छानबीन करता है और एक कमरे में उसको बच्चे मिलते हैं। वह उनको अंग्रेजी में कहता है कि तुम सभी लोग अपने घर चले जाओ। चोकांग दूसरे कमरे में जाता है और एक बैग खोलता है जिसकी वजह से बिल्डिंग में एक बहुत तेज धमाका होता है। तभी वह उस कमरे से बाहर निकलता है और अपनी बेटी की आवाज सुनता है जो उसको बुला रही होती है। वो आवाज धीरे धीरे बढ़ जाती है। तभी हम देखते हैं कि चोकांग एक सपना देख रहा था और उसकी बेटी उसको जगा रही थी। चोकांग उठता है और वह ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। वह अपनी ड्राइंग रूम में आता है। तभी उसकी वाइफ कहती है कि तुम अपने कलीग्स को हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए इनवाइट कर लो। चोकांग अपनी वाइफ की बात सुनता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस के रास्ते में वही एटीएम पड़ता है जिस पे कल ब्लास्ट हुआ था। उस एटीएम में नई मशीन्स लगाई जा रही होती हैं। चोकांग वहां खड़ा पिछली रात के बारे में सोचता है। वह याद करता है कि कैसे सोल्जर्स आए थे और आर्मी की एम्बुलेंस थी और वो आदमी जिसने चोकांग पर गोली चलाई थी उसके पास MK2 गन थी और वह आदमी फॉरेनर था। कांग सोचता है कहीं वो टेररिस्ट तो नहीं था। तभी वहां पर ब्योंगनाम आता है और कांग अपनी सोच से बाहर निकलता है। ब्योंगनाम कहता है कि कल कुछ ही देर में सफाई हो गई और एक्सप्लोजन का कंक्लूजन भी निकाल दिया गया और अब देखो अब नई एटीएम
मशीन्स भी लगा दी हैं। ब्योंगनाम को यह चीज बहुत ही अजीब लगी। अजीब तो यह चीज कांग को भी लगी थी, पर कांग अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता था, इसलिए उसने ब्योंग की बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया और वहां से चला गया। चोकांग अपने ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस में उसका टीम लीड आता है और कल के बारे में चोकांग से पूछने लगता है। तभी चोकांग को टीम लीड से पता चलता है कि स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली के बेटे ने सुलिवान की डॉटर को मारा था और अब उस लड़के को कोर्ट से रियासत मिल जाती है। सुलिवान कौन है, उसकी बेटी कौन थी, ये हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलता है। सुलिवान जब अपनी बेटी के केस में बाहर निकलता है तब वहाँ पर काफी सारे मीडिया रिपोर्टर्स होते हैं। उनमें से एक रिपोर्टर पूछता है कि आपको कैसा लगा यह केस सुन के। तब सुलिवान कहता है कि देयर इज नो जस्टिस इन कोरिया और वह यह कहकर वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि यह सब एक टीवी पर दिखा रहे होते हैं। वहां बैठे दो पॉडकास्टर डिस्कस करते हैं। वहां से हमें पता चलता है कि जेम्स सुलिवान ने क्योंशी में एक बहुत ही बड़ा प्लॉट खरीदा था। वह क्योंशी को एशिया हब बनाना चाहता था, लेकिन अब जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसके बाद सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि क्या वो क्योंशी में इन्वेस्टमेंट करेगा भी या नहीं। तभी हम अगले सीन में देखते हैं चोकांग अपने ऑफिस में होता है और चोकांग का टीम लीडर उससे पूछता है क्या तुम्हें वो कार मिली जो क्योशी इंटरसेक्शन के एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी। चोकांग ऑफिस से निकलकर पब्लिक जंकयार्ड में जाता है। वहाँ कांग को पता चलता है कि उस जंकयार्ड में एक ही कार थी, जबकि दो कार के बीच में कोलिजन हुआ था और वह दूसरी कार वहाँ पर नहीं है। वहीं दूसरी ओर ब्योंगनाम उसी जगह पर जाता है जहाँ उसे गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी थी। वहाँ वह कुछ ढूंढने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पर गोली का एक खाली शेल उसे मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर एटीएम के बाहर कांग्रेस वुमेन आती हैं और वह रिपोर्टर के साथ होती हैं और वहाँ पर भाषण देती हैं। आसपास के लोग वहाँ खड़े होते हैं। नामयोन भी वहीं होती है। वह उसको क्रिटिसाइज करती है कि उसने आज तक इस शहर के लिए कुछ भी नहीं करा। तभी नामयोन कांग्रेस वुमेन को फ्रस्ट्रेट होकर बोलती हैं कि आप यहाँ पर सिक्योरिटी कैमरा क्यों नहीं लगवा देती। यह सुनकर कांग्रेस वुमेन हड़बड़ाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती हैं और गाड़ी में बैठते ही वह कुछ सोचने लगती हैं। तब हमें पता चलता है कि नामयोन और कांग्रेस वुमेन ने एक साथ ही हाई स्कूल कंप्लीट करा था और वो एक ही क्लास में थी। तभी कांग्रेस वुमेन के पास मिनिस्टर किम का फोन आता है और वह मिनिस्टर किम के ऊपर भड़क जाती हैं और कहती हैं आपको मुझे एटलीस्ट इतना तो बताना चाहिए कि यह एक्सप्लोजन किसकी वजह से हुआ है और ये कितना बुरा है, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टर्स को जवाब दे सकूं। और यह सुन के मिनिस्टर किम फोन काट देते हैं। मिनिस्टर किम नेशनल डिफेंस के मिनिस्टर थे और वो टीवी पर सुलिवान का केस देख रहे थे। दूसरी ओर हमें जो वॉन के बारे में बताया जाता है कि वह एक अमीर घर का लड़का है। चोकांग अपनी बेटी को मार्शल आर्ट जिम से घर लेके जाता है। तब उसकी बेटी कहती है कि अगर मुझे कोई बुरा आदमी मिला तो मैं जोर जोर से सीटियां बजाऊंगी। और दुयोन कहती है कि हमारे किंडरगार्टन में एक नई टीचर आई है जिसका नाम ओलिविया है और वह इंग्लिश में बोलती रहती है। तभी कांग दुयोन से कहता है कि तुम आज अपनी माँ को ज्यादा परेशान ना करना, इसके बदले में मैं तुम्हें एक स्टिकर दिलाऊंगा। कांग दुयोन को हार्डवेयर स्टेशनरी स्टोर पर लेके जाता है। वहाँ से दुयोन स्टिकर खरीदती है और कांग हार्डवेयर स्टोर में ब्योंग के पास जाता है। कांग ब्योंग को अपना बिजनेस कार्ड देता है और कहता है कि आपने इंटरसेक्शन के एक्सीडेंट पर जो कुछ भी देखा है जो जरूरी है प्लीज हमें बताएं। ब्योंग कहता है मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे तो शायद मुझे याद आ जाए। ब्योंग कांग से उस रात चली गोली के बारे में पूछता है, लेकिन कांग उसका जवाब नहीं देता। कांग स्टेशनरी शॉप की तरफ जाने लगता है। तभी उसको गन के ट्रिगर की आवाज आती है और वह एकदम अपने हाथ में स्क्रू ड्राइवर लेता है और ब्योंग की आंख में मारने चाहता है। और ब्योंग जब पीछे पलटता है और स्क्रू ड्राइवर देखता है तो वह हैरान हो जाता है। कांग स्क्रू ड्राइवर वाली बात को टालता है और वहां से चला जाता है, लेकिन ब्योंग कांग की रिफ्लेक्स देखकर समझ जाता है कि कांग कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। कांग रात को लॉन्ड्री लेकर हाना लॉन्ड्री में जाता है जिसके मालिक चुनबे होते हैं। वहां से कांग को उस आदमी के एड्रेस का पता चलता है जो एटीएम ब्लास्ट में मारा गया था। कांग घर जाने के बजाय उस जगह पे जाता है जहां उस आदमी और कांग के बीच में
में लड़ाई हुई थी। वहाँ पे वह कुछ ढूंढ ही रहा होता है, तभी उसकी मोबाइल फ्लैश ब्योंगनाम पर पड़ती है और ब्योंगनाम उसको रंगे हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या ढूंढने आए हो। ब्योंगनाम अपने स्टोर के गराज में योंगही को बुलाता है और कांग के बारे में जो जो उसे पता है वो बताता है। योंगहू को पहले यकीन नहीं होता, लेकिन जब ब्योंग उसको गन का खाली शेल दिखाता है तब वह उसकी बात पर यकीन करने लगता है। ब्योंगनाम और योंगहू पेट्रोलिंग के टाइम उस आदमी के घर जाते हैं जो एटीएम एक्सप्लोजन में मारा गया था। जैसे ही वो दोनों घर के अंदर जाते हैं उनको स्टडी टेबल के साथ एक बैग मिलता है जहाँ पर काफी सारे बनी रखे होते हैं और ब्योंगनाम को वही सेम स्मेल आती है जो उसको पहली रात कचरे में से आई थी। योंगहू दूसरे कमरे में जाता है और एक चीज से टकरा कर नीचे गिरता है, तब उसको टेबल के नीचे लगा बॉक्स दिखता है। योंगहू उस सूटकेस नुमा बॉक्स को निकालता है, तभी उसको कबर्ड से एक आवाज सुनाई देती है। वो ब्योंगनाम का नाम लेता है और वह दोनों घर से बाहर चले जाते हैं। वो आदमी कबर्ड से बाहर निकलता है और कुछ ढूंढने लगता है। जैसे ही वो कमरे से बाहर आता है कांग उस पर हमला कर देता है। कांग को बिल्ली से एलर्जी थी, वह बिल्ली उसके पास से गुजरती है और कांग चीखने लगता है। वो आदमी वहाँ से अपनी बाइक लेकर भाग जाता है। कांग घर के बाहर निकलता है, तभी ब्योंगनाम और योंगहू दरवाजे के पीछे खड़े कांग को देख लेते हैं। योंगहू के हाथ से वह बॉक्स गिर जाता है और कांग उन दोनों को देख लेता है कि वह गेट के पीछे हैं। अभी हम अगले सीन में देखते हैं कि योंगहू, ब्योंगनाम और जो कांग एक ग्रोसरी शॉप के बाहर बैठे होते हैं। ब्योंगनाम जो कांग को एक नॉर्दर्न स्पाई बोलता है और कहता है कि अगर तुम नहीं हो तो तुम इसे प्रूव करके दिखाओ। तभी जो कांग के फोन पर जनरल हांग का फोन आता है। ब्योंगनाम और योंगहू यह देखकर हैरान हो जाते हैं। कांग कहता है कि यह फोन उठाना बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे ये फोन उठाने दो। तभी योंगहू ब्योंगनाम के हाथ से फोन उठाता है, तब पता चलता है कि जनरल वांग कोई और नहीं कांग की वाइफ है। कांग की वाइफ कांग को घर बुलाती हैं और कहती हैं कि ग्रोसरी स्टोर से आते हुए दूध की कैनी ले आना। कांग वहां से निकल जाता है, लेकिन ब्योंगनाम अभी भी इसी उलझन में है कि कांग असल में है कौन। अगले दिन कांग मोमोन्सो मार्ट पहुंचते हैं और वहां से जूस का एक बड़ा बॉक्स उठा लेते हैं। वो बॉक्स लेके वो जंक यार्ड पहुंचते हैं और वहां के मैनेजर से बात करते हैं। तब मैनेजर कांग को बताते हैं कि दूसरी कार को हांगुल माउंटेन नोबस लॉजिटेक सेंटर पर लेके जाया जाता है। तब मैनेजर यह भी बताते हैं कि वह एक बार नोबस लॉजिटेक सेंटर पर गई थी वहां कोई कार ठीक करने। कांग जंक यार्ड से निकलते हैं और नोबस लॉजिटेक की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वह नोबस लॉजिटेक सेंटर पर पहुंचते हैं वहां का गार्ड कांग को अंदर जाने से रोक देता है और कहता है कि यह एक प्राइवेटली ओन सेंटर है, यहाँ पर कोई ऐसे अंदर आ जा नहीं सकता। कांग अपनी गाड़ी को झाड़ियों के पीछे छुपा लेता है और वह कैमरा की ओर देखता है। जैसे ही वह अपने रियर व्यू मिरर से देखता है कि कैमरा उसकी तरफ देख रहे हैं तो वह अपनी गाड़ी से वहां से चला जाता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एक जली हुई गाड़ी नोबस लॉजिटेक सेंटर के अंदर खड़ी है जिसको कांग ढूंढ रहा था, लेकिन उस गाड़ी को छुपाया क्यों जाता है यह हमें बाद में पता चलता है। जैसे ही आधी रात होती है कांग उठता है और अपने मुंह पर मास्क लगा के काले कपड़े पहनकर कहीं चला जाता है। कांग कहाँ जाता है इतनी रात को यह हमें बाद में पता चलता है। अगले दिन मार्शल आर्ट जिम के सामने दोयोन अपने पिता का इंतजार करती है। ब्योंगनाम भी वहीं खड़ा होता है। योंगहू के हाथ में बैग होता है, वह भी दोयोन के साथ ही खड़ा होता है। दोयोन अपने पिता को देखकर खुशी से पागल हो जाती है और वह सड़क के किनारे आ खड़ी होती है। तभी कांग का ध्यान सड़क से दूसरी और बाइक सवार की तरफ जाता है। वो अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और बहुत तेजी से दोयोन की तरफ बढ़ता है। यह देखकर कांग अपनी बेटी को बचाने के लिए भागता है। जैसे ही वो बाइक सवार योंगहू का बैग छीनने की कोशिश करता है, योंगहू बैग को बचा लेता है और ब्योंगनाम कांग की बेटी को भी बचा लेता है। यह देखकर कांग की बेटी बहुत डर जाती है और वह तीनों स्टेशनरी शॉप पर चले जाते हैं। कांग की बेटी बनी का स्टिकर लेने में बिजी हो जाती है। तभी कांग कहता है कि ऐसा क्या है इस बैग में कि वह आदमी वापस आया था। बाइक सवार वही आदमी होता है जो कांग के साथ उस दिन लड़ा था और वहां से भाग गया था। वह तीनों इस निर्णय पर आते हैं कि वह तीनों बैग खोलेंगे।
योंगहो उस बैग को लेकर अपने दोस्त की दुकान पे जाता है और वहां से एक हैकिंग डिवाइस ले आता है। उसके बाद वो तीनों उस बैग को लेकर जिम चले जाते हैं। जैसे ही योंगहो उस बैग को खोलता है, उसमें एक लैपटॉप होता है जिसको योंगहो हैकिंग डिवाइस के थ्रू अनलॉक कर लेता है। अनलॉक करते ही उनकी लोकेशन उन लोगों के पास चली जाती है जो उस बैग के पीछे थे। योंगहो उस बैग में पड़ी फाइल्स को देखता है जिनमें एक वीडियो सामने आती है जो क्यूशी इंटरसेक्शन पर हुए एक्सप्लोजन की थी। वो वीडियो देख ही रहे होते हैं, तभी कांग को एक आवाज आती है। वह खिड़की के पास जाता है और देखता है कि कोई वहां पर आया है। कांग बाथरूम का बहाना कर वहां से चला जाता है। जैसे ही कांग उस कमरे से बाहर निकलता है, सीढ़ियों पर एक आदमी आ रहा होता है। कांग उसका इंतजार करता है। जैसे ही आदमी वो वहां पहुंचता है, कांग उस पर हमला कर देता है। उन दोनों की खूब फाइट होती है और कांग उस आदमी को मार देता है, जिसकी वजह से कांग की शर्ट और मुंह पर खून के निशान रह जाते हैं। जैसे ही कांग वापस कमरे में लौटता है, ब्योंगनाम और योंगहो उसको देखकर हैरान हो जाते हैं। कांग उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें वीडियो के अलावा कोई और फाइल मिली? तभी लैपटॉप रीसेट होने लग जाता है। योंगहो बताता है कि कोई इसको बाहर से कंट्रोल कर रहा है। तभी लैपटॉप की स्क्रीन काली हो जाती है और उस पर एक मैसेज टाइप होता है, तुम चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, जीडीटी स्पेशल ऑपरेशन यूनिट चोकांग। ये मैसेज पढ़कर ब्योंगनाम और योंगहो को पता चल जाता है कि चोकांग एक जीडीटी का मेंबर था, जो कि एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट थी। और मैसेज पढ़ के चोकांग को इतना पता चल जाता है कि जो भी यह कर रहा है उसके पास बहुत पावर है, क्योंकि जीडीटी के बारे में पता लगाना कोई आम इंसान की बात नहीं है। और इसी ट्विस्ट पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस किम सोक जुन साइबर ऑपरेशन कमांड और लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ बैठकर कुछ पेपर्स रिव्यू कर रहे होते हैं। और वहां पर डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर भी बैठे होते हैं। वो कहते हैं कि क्यूशी में जो भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं वो हमारी ही आर्मी के बॉम्ब हैं जो हमने बाहर स्मगल करे थे। मिनिस्टर उन सब से बात करते हैं और कहते हैं कि क्यूशी में हो रहे बॉम्ब एक्सप्लोजन की खबर बाहर मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। वाइस मिनिस्टर जब साइबर ऑपरेशन कमांड, लॉजिस्टिक सपोर्ट ग्रुप और डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर को मिनिस्टर के ऑफिस से आता देखते हैं, तब उन्हें बात में कुछ गड़बड़ लगती है। वहीं दूसरी ओर जब ब्योंगनाम और योंगहो को जेडीटी के बारे में पता चलता है, वह कांग से पूछते हैं, लेकिन कांग तभी उन्हें स्क्रीन पर देखने के लिए कहता है और स्क्रीन पर एक और नया मैसेज आता है, द न्यू डे इज कमिंग। और वो लैपटॉप उस मैसेज के बाद एकदम बंद हो जाता है। वो तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस मैसेज का क्या मतलब है। तभी योंगहो चोकांग को जिम के कपड़े देता है और कहता है कि आप ये कपड़े बदल लो। इसके बाद वह तीनों बाथरूम में जाते हैं और देखते हैं। कांग देखकर हैरान रह जाता है कि बाथरूम में जितनी तोड़फोड़ हुई थी उनमें से वहाँ कुछ भी नहीं था। बाथरूम एकदम साफ था। कांग योंगहो को सिक्योरिटी कैमरा चेक करने के लिए कहता है। जब योंगहो सिक्योरिटी कैमरा चेक करता है तो उसमें कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद कांग, ब्योंगनाम, योंगहो अपने घर की ओर जाते हैं। तभी ब्योंगनाम कांग से जेडीटी के बारे में पूछता है, लेकिन कांग उसे नो कमेंट बोल के बात को टाल देता है। उसके बाद कांग अपने घर चला जाता है। योंगहो उस लैपटॉप बैग को ब्योंगनाम को दे देता है और वह भी अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं म्योनू मार्ट में कुछ सामान लेने के लिए जाता है। तभी नामयोन उसे उसकी जॉब के लिए कांग्रेचुलेशन करती है और मिनसू के ट्यूटर के लिए उसको थैंक यू बोलती है। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि कांग ब्योंग के हार्डवेयर स्टोर पर जाता है। वहां पर ब्योंग उसे बताता है कि कैसे वो एचआईडी यूनिट में था और उसको नी इंजरी के कारण मेंटेनेंस बटालियन में ट्रांसफर कर दिया था। तभी ब्योंग कांग को कहता है कि तुम क्यूशी इंटरसेक्शन पर जो स्ट्रीट पब है वहां पर रात को डिनर के बाद आना, ताकि तुम अपने आस पड़ोसियों को जान सको। तभी कांग जाते हुए ब्योंग को कहता है कि प्लीज तुम नो कमेंट वाली बात को किसी और के सामने मत कहना। रात हो जाती है और कांग इंटरसेक्शन पर पहुंच जाता है। वहां पर सभी प्रेजेंट होते हैं। तभी सोहेल पब के मालिक की तरफ इशारा करता है और कहता है कि तुम उसी रात यहीं पर रुके थे ना। तब वह लड़का कहता है कि हाँ, मैं सारी रात यहीं पर रुका था सूरज उगने तक। और वो यह बात कहकर वहां से चला जाता है। तभी कांग वहां से उठ के उस लड़के के पीछे जाता है और वह उस लड़के से पूछता है कि क्या तुमने कुछ ऐसा देखा जो अजीब था। तब वह
लड़का कहता है कि उस रात वहाँ पर आर्मी के लोग आए थे और उन्होंने ये इंटरसेक्शन क्लियर करा था। वो कहता है कि उसने पहले आर्मी में काम करा हुआ था तो वह आर्मी के ट्रक दूर से ही पहचान जाता है। तभी कांग बोलता है कि दोनों ही केस में आर्मी का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन वह दूसरा ट्रक कहाँ गया। तभी नोबस लॉजिटेक वेयर हाउस के बाहर से सीन शुरू होता है। हम देखते हैं कि किसी ने मेंढक को पानी से उठाया और दीवार पर लगे बड़े से जाल को पार कर अंदर घुस जाता है और वह मेन स्विच को खोलता है और वहां पर मेंढक चिपका देता है, जिसकी वजह से एक शॉर्ट सर्किट होता है और पूरे वेयर हाउस की लाइट चली जाती है। सभी लोग घबरा जाते हैं और वो बाहर मेन स्विच को देखते हैं। इतने में वो मास्क वाला आदमी अंदर चला जाता है और कार की फोटो खींचने लगता है। उसे एक टुकड़ा मिलता है जिसको वो जेब में डालकर वहां से चला जाता है। वह मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि चोकांग था, जो उस रात मास्क डालकर बाहर निकला था और आज उस कार को खत्म कर दिया जाता है। तभी हमारा दूसरा सीन शुरू होता है जहां पर योंगहू उस लैपटॉप को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऑन नहीं कर पाता। ब्योंगनाम भी वहीं पर होता है। तभी ब्योंगनाम उसे रामेन खाने के लिए बोलता है और तभी अगले ही पल हम देखते हैं कि कोई लैपटॉप से उन दोनों को देख रहा होता है। तभी अगले दिन वर्टिको इंश्योरेंस में कांग का टीम लीड उस केस के बारे में पूछता है। तब कांग उसे सब बताता है कि वहाँ कैसे सोल्जर आए थे। यह बात सुनकर वह टीम लीड उस केस को क्लोज कर देता है और इंश्योरेंस पे आउट के लिए रिक्वेस्ट डाल देता है। कांग अपने टीम लीड को थोड़ा रुकने के लिए कहता है कि उन पैसों के पीछे कोई पड़ा हुआ है। कांग ऑफिस से निकलते ही एक बिल्डिंग में जाता है जहां पर वह उस औरत से मिलता है जो उस कार एक्सीडेंट में मारे गए आदमी की बीवी होती है। कांग जैसे ही उनके घर में जाता है वह लोन शार्क को देखता है। लोन शार्क कोरिया में वो लोग होते हैं जो लोगों को एकदम पैसे दे देते हैं लेकिन बाद में उन पर बहुत ज्यादा ब्याज लगाते हैं। कांग उनको देखकर बच्ची और उस औरत को बाहर भेज देता है और अपने आप ये सिचुएशन हैंडल करता है। कांग और लोन शार्क के बीच में लड़ाई होती है जिसमें कांग जीत जाता है और वह लोन शार्क को बोलता है कि तुम इस घर के आसपास कभी मत दिखना और जितना भी सामान तुम्हारी वजह से डैमेज हुआ है उसके पैसे भी भरना। लोन शार्क उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं रात को एक छोटी सी दुकान है सड़क के किनारे जहाँ पर एक रिपोर्टर कांग्रेस वुमेन के खिलाफ एक वीडियो डाल रहा होता है। वह रिपोर्टर बहुत ही सच्चा नेक नागरिक होता है। सरकार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ वीडियो डालता है। वो अपना काम खत्म करके लाइट ऑफ करके घर चला जाता है। तभी उसके कंप्यूटर पर एक मैसेज आता है, द न्यू डे इज कमिंग। अगली सुबह बहुत ही शांत होती है, जैसे किसी तूफान के आने की चेतावनी हो। सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। म्योंग्यू अपने घर से निकलता है और बस स्टैंड की तरफ जाता है। आज उसका कंपनी का पहला दिन था। वो अपनी बस में बैठता है और एक बनी के साथ फोटो खींच के अपने दोस्त को भेज देता है। बस के चलने में अभी कुछ टाइम था। वहीं दूसरी ओर चुनवे अपनी लॉन्ड्री डिलीवर करने के लिए जाते हैं। वो ब्रिज से क्रॉस करते हैं, तभी उन्हें एक बम ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है। वो दूसरी ओर देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर नाम्योन अपनी बेटी मिंजू को लेकर स्कूल जा रही होती है। रास्ते में उनको बस टर्मिनल दिखता है। बस टर्मिनल पर फायर फाइटर के ट्रक खड़े होते हैं। तभी नाम्योन देखती है कि वहाँ पर आर्मी के लोग भी आए हुए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि चोकांग अपने ऑफिस जाते हैं। तभी मार्ट के सामने नाम्योन और अन्य लोग खड़े होते हैं। चोकांग उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या बात है। अब नाम्योन बताती है कि उसने इस टर्मिनल पर आर्मी ऑफिसर्स को देखा था। तभी नाम्योन के पास म्योनू की माँ का फोन आता है और वो म्योनू के बारे में पूछती है। तभी नाम्योन कहती है कि उसके पास उसके दोस्त का नंबर है जो मिंजू को ट्यूशन पढ़ाता है। म्योन उसके दोस्त को फोन करती है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जॉनवान एक घर की तरफ भागा जा रहा होता है। वहाँ पर नाम्योन और सोइल मोन्यू की माँ को पकड़े खड़े रहते हैं और पुलिस उन्हें इन्फॉर्म करती है कि म्योनू अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुन के उसकी माँ बिल्कुल टूट जाती है। वहीं दूसरी ओर ब्योंगनाम और कांग हार्डवेयर स्टोर पर वापस जाते हैं। तब ब्योंगनाम कहता है सोल्जर्स ने ही इंटरसेक्शन पर सफाई की थी और एटीएम ब्लास्ट के बाद फायर फाइटर्स कॉम्बैट शूज में थे जो सिर्फ आर्मी वालों के पास ही होते हैं। और अब जो एक्सप्लोजन बस टर्मिनल में हुआ है वहाँ पर जॉइंट चीफ और कमांडर्स आए थे। तीनों ही एक्सप्लोजन में एशी स्मोक्स थी, जिसको सुनकर कांग कहता है कि यह जरूर C4 बॉम्ब है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिनिस्टर किम किसी से फोन पर बात कर रहा होता
होता है और उसके सामने जो फाइल रखी होती है वह उसे भी देख रहा होता है। तभी कांग्रेस वुमेन आती है और मिनिस्टर किम उस फाइल को छुपा देता है। कांग्रेस वुमेन आते ही बहुत नाराज होती है और वह मिनिस्टर किम पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हो, जिसकी वजह से रोज रोज बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं और वो भी क्यूशी में ही। उन दोनों की बात से पता चलता है कि वे दोनों क्यूशी को एक स्पेशल टूरिज्म स्पॉट घोषित करना चाहते थे, लेकिन सुलेमान के केस हारने के बाद लोगों की श्योरिटी इस प्रोजेक्ट से हट चुकी थी। कांग्रेस वुमेन के बार बार पूछने के बाद भी मिनिस्टर किम उसे कुछ नहीं बताते। उन दोनों की बात से यह तो साफ हो गया था कि वे एक दूसरे की मदद करते थे। वहीं दूसरी ओर नामयोन और सभी नेबर्स मिलकर म्योनो की फ्यूनरल की तैयारी करते हैं। उस फ्यूनरल में कांग्रेस वुमेन भी आती है जो वहां आके रोने का ड्रामा करती है। सभी नेबर के लोग म्योनो को अपनी रिस्पेक्ट देते हैं। म्योंगू के जाने से उसका बेस्ट फ्रेंड बहुत ही दुखी और उदास होता है। तभी योंगू वहां पर आता है और वह म्योनो को अपनी रिस्पेक्ट देता है और जोवान और नामयोन के पास जाकर बैठ जाता है। योंगू कहता है कि काश वो म्योनो को ऑफिशियल अटायर में एक बार ही देख पाता। तभी जोवान अपना फोन निकालता है और म्योनो की तस्वीर उसको दिखाता है। वो म्योनो की फोटो देख ही रहा होता है। तभी उसकी नजर फोटो में रखे बनी पर पड़ती है। वह बनी को देखकर याद करता है कि जिस रात वो उस आदमी के घर पर गए थे वहां पर भी ऐसे ही बहुत सारे बनी रखे हुए थे। बनी को देखकर वह हड़बड़ाहट में ब्योंगनाम के स्टोर पहुंच जाता है। वहां पर कांग भी होता है। तब योंगहू बताता है कि उसने म्योनू की फोटो में बनी देखा, वही सेम बनी। कांग और ब्योंगनाम उस फोटो को देखने की बात करते हैं पर योंगहू के पास वह फोटो नहीं होती। वो तीनों फ्यूनरल हाउस जाते हैं और वहां पर जोंगवान से कहते हैं कि वह फोटो दिखाओ। वह उस बनी को उस फोटो में देखते हैं। तभी ब्योंगनाम बोलता है कि इस बनी से बहुत ही स्वीट और ऑयली खुशबू आ रही थी। तभी जोकांग बोलता है कि ये C4 है। जोंगवान यह सुन रहा होता है और वह हैरान होकर बोलता है बॉम्ब। जोवान योंगू को कहता है कि मुझे पूरी बात बताओ। तभी जोकांग बोलता है उस बस में बॉम्ब रखा था। जोवान हैरानी से देखता है और पूछता है कि यह सब कौन कर रहा है। ब्योनाम कहता है कि तुम इससे दूर रहो, यह बहुत ही डेंजरस है। पर जोवान कहता है कि मुझे जानना है कि मेरे दोस्त के साथ यह सब किसने किया। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कांग्रेस वुमेन सुबह इंटरसेक्शन पर AI सिक्योरिटी कैमरा लगा रही होती है। यह देखकर आसपास खड़े लोग उनकी तारीफ करते हैं। कांग और ब्योनाम भी वहां पहुंचते हैं। तभी कांग ब्योनाम को बताता है कि अगर ये ऑनलाइन कैमरास हैं तो हमें वो लोग भी देख सकते हैं जो बॉम्ब ब्लास्ट करवा रहे हैं। कांग ब्योनाम के कान में एक आइडिया बताता है। पहले तो ब्योनाम मना करता है पर वह करने के लिए मान जाता है। तभी वो लोग काउंटिंग करते हैं और उसके बाद अपनी मिडल फिंगर दिखा देते हैं, जिनको वो लोग भी अपने डिस्प्ले पर देख सकते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि नैनो पावर बुटेन गैस के अधिकारी के ऊपर रेड पड़ती है और उसको वहां से लेके जाया जा रहा होता है। जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है उसको सभी रिपोर्टर घेर लेते हैं। तभी रिपोर्टर किम उनसे पूछते हैं क्या ये एक्सप्लोजन सच में बुटेन गैस के लीक की वजह से हो रहे हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि लोगों को अभी तक नहीं पता कि ये बॉम्ब एक्सप्लोजन है। सरकार ने सच छुपाने के लिए सारा दोष बुटेन गैस पर डाल दिया था। उसके बाद रिपोर्टर किम उन सभी लोगों से मिलते हैं जिन्होंने एक्सप्लोजन देखे थे और उनके इंटरव्यू लेते हैं। और वो सभी लोग हो रही घटनाओं पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं और वो यह तो बिल्कुल नहीं मानते कि यह सब बुटेन गैस की वजह से हुआ है। रिपोर्टर किम इंडिपेंडेंट काम करता है। उसका अपना एक चैनल होता है जिसका नाम मैग्नीफाइंग मीडिया होता है और वो इंटरव्यू को ऑनलाइन अपलोड कर देता है। और रिपोर्टर ये सवाल पूछता है आखिर गवर्नमेंट हमसे क्या छुपा रही है, आखिर गवर्नमेंट इन सभी केसेस को इतना जल्दी जल्दी बंद क्यों कर रही है। रिपोर्टर किम की वीडियो मिनिस्टर किम, वाइस मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और कांग्रेस वुमेन और बाकी सभी लोग भी देख लेते हैं। वीडियो देखने के बाद मिनिस्टर किम एक अधिकारी को फोन करते हैं और गुस्सा जताते हैं कि ये वीडियो सर्कुलेट क्यों हो रही है, क्योंकि में कोई भी रिपोर्टर आना नहीं चाहिए। वाइस मिनिस्टर आर्मी में फोन करते हैं और वहां जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि कौन सी स्क्वाड बस टर्मिनल पर गई थी, पर उनको कोई जवाब नहीं मिलता। वह अपने पास खड़े अधिकारी से बोलते हैं कि यह बहुत बड़ी समस्या है, जाके पता लगाओ कि यह सब क्यों और किसकी वजह से हो रहा है। उस अधिकारी के जाने के बाद वाइस मिनिस्टर एक तिजोरी खोल
बोलते हैं जहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है स्पेशल ऑपरेशन यूनिट JDT। उसमें वह चो कांग का पेज निकालते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। वहीं दूसरी ओर चो कांग ब्योंग नाम होंगू वांग रिपोर्टर के पास पहुंचते हैं और वह रिपोर्टर को क्यूशी में हो रहे बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में बताते हैं कि वह बुटेन गैस की वजह से नहीं हुआ है बल्कि एक बॉम्ब एक्सप्लोजन है। रिपोर्टर उनको बोलता है कि आप सब मुझे ये क्यों बता रहे हो। वो उन लोगों का मकसद जानना चाहता था। तभी चोंग वांग बोलता है कि मुझे अपनी दोस्त मिनोयू के मर्डर का पता लगाना है। तभी योंगहू बोलने लगता है और वो लैपटॉप उठाता है। तभी चो कांग उसको चुप रहने का इशारा करता है और म्यूजिक को बहुत ज्यादा तेज कर देता है। वो चारों इस बात को नहीं समझ पाते कि चो कांग ने ऐसा क्यों करा। चो कांग एक चिट उठाता है और उस पर लिखता है कि हमें कोई और सुन रहा है। वो लोग नहीं समझ पाते। कांग फिर एक चिट उठाता है और लिखता है कि यह कंप्यूटर हमें सुन सकता है। वह दोबारा लिखता है कि यह कंप्यूटर बंद होने के बावजूद भी सुन सकता है। तभी चोंग वांग उस कंप्यूटर को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने की बात कहता है। वो लोग म्यूजिक लाउड करके लैपटॉप को उसके पास रख देते हैं और अपना झुंड बनाकर टेबल के नीचे मीटिंग करते हैं और वो लोग उस कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने की बात करते हैं और उसके बाद वो उस लोकेशन को एक्सपोज कर देंगे ताकि चो कांग और बाकी सभी साथी उन लोगों को पकड़ सकें। वो सब लोग डिस्कस करके रिपोर्टर किम के वहां से बाहर निकलते हैं। तभी उनको सोहेल देख लेता है। सोहेल सोचता है कि यह लोग मुझे अलग कर रहे हैं। सोहेल को यह नहीं पता होता कि क्योशी में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जोनवांग और ब्योंग नाम चिप्स के पैकेट फाड़ रहे होते हैं। वह चिप्स एक ट्रे में निकालते हैं और पैकेट को साइड में रख देते हैं। तभी जोंगवांग कहता है कि एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्लॉक होते हैं, तो जब कभी भी वह लैपटॉप को ऑन करेंगे और उस एल्यूमिनियम बैग में डालेंगे तब उन लोगों के पास उनकी लोकेशन नहीं जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्योंगनाम पुलिस स्टेशन जाता है और ऑफिसर पार्क को बाहर बुलाता है। ब्योंगनाम ऑफिसर पार्क को उस बैग के बारे में बताता है। तभी पीछे से जोनवान उस बैग को एल्यूमिनियम फॉइल में डाल देता है जिससे कंप्यूटर स्क्रीन पर उस बैग की लोकेशन पुलिस स्टेशन के पास मिलती है। वो ये सब इसलिए करते हैं ताकि उन लोगों को लगे कि ये लैपटॉप पुलिस स्टेशन में है और वो आसानी से उस लैपटॉप का डेटा दूसरे लैपटॉप में क्लोन कर सके और एविडेंस निकाल सके बिना अपनी लोकेशन एक्सपोज करे। वो लोग रिपोर्टर किम के अड्डे पर जाते हैं और वहाँ पे डेटा क्लोन करने की बात करते हैं। तभी योंगहू कहता है कि मैं डेटा तो निकाल दूंगा पर मेरे पास वो टूल नहीं है। तभी रिपोर्टर किम वह टूल दिखाता है जिसकी योंगहू बात कर रहा होता है और वह $20,000 का होता है। सभी लोग उसका रेट देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी जोंगवान उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देता है। यह देखकर वह जोंगवान के रिच होने पर उसकी तारीफ करते हैं। तभी ब्योंगनाम बोलता है पुलिस स्टेशन पर निगरानी रखने के लिए सुबह मैं बैठ जाऊंगा और शाम को चोंगकांग बैठ जाएगा। तभी चोंगकांग मना कर देता है। तब ब्योंगनाम कहता है कि हमें एक CCTV कैमरा चाहिए होगा ताकि हम कहीं पर भी हों पुलिस स्टेशन पर निगरानी रख सके। वांग जब अपने अपार्टमेंट पहुंचता है तब वह उदास हो जाता है। वह अपने दोस्त म्योंगू को याद करता है। वह सोफे पर बैठता है और अपना फोन निकालता है और म्योंगू की फोटो देखकर रोने लग जाता है। म्योंगू और जोंगनाम बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी बहुत सारी मेमोरीज थी। वह उन मेमोरीज को याद करता है और उदास हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि योंगहू के पास फोरेंसिक किट आ जाती है जिससे वो डेटा क्लोन करने की बात करता है और उस किट को देखकर योंगहू बहुत खुश होता है जैसे उसका कोई सपना पूरा हो गया हो। योंगहू कराटे सिखाने के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी में भी एक्सपर्ट था। वहीं दूसरी ओर ब्योंगनाम अपनी कार पुलिस स्टेशन के बाहर पार्क करके वहां पर CCTV कैमरा लगा देता है। को यह करता देख सोहेल देख लेता है। ब्योंगनाम सोहेल को कहता है कि यह सब वह डैश कैमरा के लिए कर रहा है, ये इतना जरूरी नहीं है और वो बात टाल देता है। सोहेल वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर चोकांग ने अपने कलीग्स के लिए हाउस वार्मिंग पार्टी रखी थी जिसका सामान लेने के लिए वह मार्ट जाता है अपनी वाइफ के साथ। रात हो जाती है और चोकांग के कलीग्स उसके घर आते हैं। चोकांग की बेटी एक मार्शल आर्ट डांस परफॉर्म करती है जिसको देखकर सब उसकी वाहवाही करते हैं और टीम लीड उसे शगुन के तौर पर पैसे भी देते हैं। तभी दुयोन अपने पिता के साथ अम्यूजियम पार्क में जाने की इच्छा व्यक्त करती है। कांग के कलीग्स टीम लीडर से जिद करते हैं और कहते हैं कि कांग को एक दिन की छुट्टी
छुट्टी दी जाए। टीम लीडर खुश होकर कांग को एक दिन की छुट्टी दे देता है। पार्टी खत्म हो जाती है। वह सभी लोग अपने घर जाने के लिए टैक्सी मंगाते हैं। कांग भी उनको सी ऑफ करने चला जाता है। यह सब एक आदमी अपनी गाड़ी से छुपके देख रहा होता है। कांग को ज्यादा देख वह आदमी अपनी गाड़ी से बाहर आता है और बाहर की तरफ देखता है। वो आदमी वापस अपनी गाड़ी में बैठ ही रहा होता है, तभी दूसरी ओर का दरवाजा खुलता है और कांग दूसरी सीट पर आकर बैठ जाता है। वह उस आदमी को मार के बेहोश कर देता है और उसका फोन निकाल लेता है। फोन में वो नंबर चेक करता है। वो आदमी होश में आता है तो वह उस नंबर पर फोन करता है। फोन करने के बाद उसे पता चलता है कि उसके लिए कोई पार्सल आया है। वो आदमी इशारा करके पार्सल खोलने की बात करता है और वह पार्सल एक फोन था। कांग उस फोन को उठा लेता है और वह आदमी वहां से चला जाता है। अगले दिन कांग हार्डवेयर स्टोर पर जाता है और म्योंगनाम को वह फोन दिखाता है। तब कांग कहता है कि ये इनक्रिप्टेड फोन है और यह सिर्फ मिलिट्री में यूज किया जाता है। इस बात को देखकर वो दोनों भी कंफ्यूजन में थे कि यह दोनों काम मिलिट्री ने करे थे या फिर कोई और इनके पीछे था। उसके बाद कांग म्योंगनाम से योंगहू के बारे में पूछता है। म्योंगनाम कहता है कि वह डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है और बहुत ही जल्दी कर भी लेगा। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि योंगहू एल्यूमिनियम के टेंट से ऐसे बाहर निकलता है जैसे उसने कोई बहुत ही बड़ा जंग का मैदान जीत लिया हो। वो बड़े ही गर्व से पेन ड्राइव को दिखाता है जिसमें वो सारे एविडेंस होते हैं। वो एक कॉपी रिपोर्टर किम को देता है और दूसरी कॉपी जो कांग को देता है और वो सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जो कांग घर पहुंच के अपनी बीवी को बताता है कि उसके टीम लीडर ने उसे अम्यूजमेंट पार्क में जाने के लिए कल की छुट्टी दे दी है। वो यह सब बता के सोता है, तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। रिपोर्टर किम ने एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें रिपोर्टर किम बताते हैं कि वो आदमी जो एटीएम बम एक्सप्लोजन में मरा था उसके लैपटॉप से क्यूसी इंटरसेक्शन पर एक्सप्लोजन की वीडियो मिली है। आगे वो बोलता है कि गवर्नमेंट ने इन तीनों इंसिडेंट को एक्सीडेंटल घोषित कर दिया है, पर यह सच नहीं है। अगले वीडियो में वो उस इंसान को रिवील करने की बात करता है, तभी एक मैसेज आता है, अ न्यू डे इज कमिंग। वहीं दूसरी ओर एक लड़का बम बनाने की वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा होता है। अगले दिन कांग अपनी बेटी और बीवी के साथ अम्यूजमेंट पार्क में जाता है। वह लोग अम्यूजमेंट पार्क की हर एक राइड करते हैं। वहीं दूसरी ओर बॉम्ब मेकिंग वीडियोस ऑनलाइन वायरल हो जाती हैं और हेडक्वार्टर उस आदमी को ढूंढता है जिसके पास काला बैग है। वह आदमी एक बस स्टैंड पर जाता है। तभी दूसरी ओर मिन्सू अपने स्कूल से घर की ओर निकल रही होती है। वह बस स्टैंड पर बैठती है, तभी वहां पर एक काला बैग देखती है। जैसे ही वो उस बैग को उठाती है तभी उसको महसूस होता है कि कोई आदमी उसके सर पर गन रख रहा है और वह खुद को आर्मी से घिरा हुआ महसूस करती है। जिस बैग को मिन्सू ने पकड़ा हुआ था उसमें बॉम्ब था। नामयोन को मिन्सू के बारे में बताया जाता है। नामयोन और सोहेल भागते हुए अपनी बेटी के पास आते हैं। आर्मी नामयोन को आगे जाने देती है लेकिन सोहेल को रोक लेती है। मिन्सू अपने माँ के कदम देखकर थोड़ी राहत में आती है। उसकी माँ उसे हिम्मत देती है और कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। नामयोन धीरे धीरे मिन्सू से वो बैग लेती है और उसे खोलती है। वो बैग खोल के एक तार काटती है जिससे बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है। वह धीरे धीरे उस पूरे स्ट्रक्चर को उठाती है। उसे पता चलता है कि वह बॉम्ब फेक था। यह सब देख के मिन्सू रोने लगती है। नामयोन उसको गले लगा लेती है। सोहेल भागता हुआ आता है और उन दोनों को गले लगा लेता है। वहीं दूसरी ओर रिपोर्टर किम अपने बोर्ड पर कुछ लिख रहे होते हैं, तभी उनके कमरे में एक चीज गिरती है जिससे धुआं ही धुआं हो जाता है। कुछ सोल्जर्स अंदर आते हैं और रिपोर्टर किम को अरेस्ट कर लेकर चले जाते हैं। दुयोन अपनी माँ से आइसक्रीम खाने की जिद करती है। कांग भी अपनी वाइफ से आइसक्रीम खाने की जिद करता है। उसकी वाइफ उनको आइसक्रीम खाने के लिए बोल देती है और कांग आइसक्रीम लेने जाता है। जब कांग वापस लौटता है तब वह देखता है कि दुयोन के हाथ में पहले से ही आइसक्रीम थी। कांग पूछता है कि यह आइसक्रीम तुम्हें किसने दी? तब दुयोन कहती है कि एक अंकल आए थे, उन्होंने कहा कि यह आइसक्रीम पापा ने भिजवाई है तो मैंने ले ली। यह देखकर कांग इधर उधर देखने लगता है। तभी हमें दिखता है कि सुलिवान कांग को देख रहा होता है। और इसी के साथ एपिसोड 4 हमारा खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें कांग के पास्ट के बारे में बताया जाता है। वो एक बिल्डिंग में होता है। वहाँ पर बंदी हुए बच्चों को वह जाने के लिए कहता है और तभी वह दूसरे कमरे में जाता है। वहाँ पर उसे एक काले रंग का बैग दिखता है जिसको वह खोलता है और खोलते ही एक बम ब्लास्ट होता है जिसमें नीचे का ग्राउंड फ्लोर सारा ही नष्ट हो जाता है।
जैसे वो नीचे आता है तब देखता है कि वहाँ बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी, जिसको देखकर वह सदमे में आ जाता है। वो उन बच्चों की मौत का खुद को जिम्मेवार मानता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि चोगांग जहाँ अपनी बेटी के साथ अम्यूजमेंट पार्क में था, वहाँ पर आसमान में फायरवर्क हो रहा था। उन फायरवर्क की आवाज सुन के चोगांग के सर में दर्द हो जाता है। चोगांग की वाइफ उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? चोगांग कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चोगांग उन दोनों की फोटो खींचने के लिए कहता है। उसकी वाइफ दोयोन के पास जाकर खड़ी हो जाती है और वो फोटो खिंचवाते हैं। वहीं दूसरी ओर जॉन वांग रिपोर्टर किम के अड्डे पर जाते हैं। वो जैसे ही वहां का दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं कि फर्श पर सब कुछ बिखरा हुआ था। वह रिपोर्टर किम को फोन करते हैं, लेकिन उनका फोन नहीं लगता। वही नामयोन गुस्से में ब्योंगनाम के हार्डवेयर स्टोर पर जाती है और वह ब्योंगनाम से गुस्से में पूछती है कि वो लोग कौन है जो हमारे नेबरहुड में बम गिरा रहे हैं। ब्योंगनाम कहता है कि मुझे कैसे पता। भी नामयोन कहती है कि तुम उसी की वजह से तो हर रोज मीटिंग कर रहे हो। ये बोलते ही ब्योंगनाम के पास जोवान का फोन आता है और वह रिपोर्टर किम के मिसिंग होने की खबर उनको बताता है। कांग अपने घर का कचरा फेंकने के लिए बिल्डिंग के बाहर आता है, तब वह फेक बॉम्ब का आर्टिकल पढ़ता है और उसके पास ब्योंगनाम का फोन आता है। ब्योंगनाम उसको सारी बात बताता है। तभी कांग के दूसरे फोन पर एक नंबर से फोन आता है। कांग ब्योंगनाम का फोन काटता है और उस फोन को उठाता है। कांग उनसे पूछता है कि आप लोग कौन हो? तब वह बोलता है कि मैं वाइस मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कांग प्रोड्यूसर किम के अड्डे पर पहुंचता है। कांग वहां नामयोन को देखकर पूछता है कि आप यहाँ कैसे? तब नामयोन कहती है क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती? ब्योंगनाम कांग को मैसेज भेजता है और बताता है कि मिनसू वहाँ पर थी। तभी नामयोन एक जूते का प्रिंट देखती है और कहती है कि ये तो सोल्जर के जूते हैं। तभी नामयोन को याद आता है कि इस एरिया में एक सीक्रेट कैमरा है जो चुनबे की वाइफ को ढूंढने के लिए लगाया होता है। चुनबे की वाइफ को अल्जाइमर होता है। ब्योंगनाम और कांग उस सिक्योरिटी कैमरा को लेकर आते हैं। तब ब्योंगनाम कांग को बताता है कि वह बॉम्ब नामयोन ने ही डिफ्यूज किया था। यह सुनकर कांग हैरान रह जाता है। तब ब्योंगनाम कांग को बताता है कि वो यूनिट 707 में ड्रिल इंस्ट्रक्टर थी। ब्योंगनाम तभी योंगदू के बारे में बताता है कि वह 707 यूनिट में ही था, लेकिन उसको साइबर सिक्योरिटी यूनिट में ट्रांसफर कर दिया था। ब्योंगनाम और चोकांग उस कैमरा को लेकर अंदर आते हैं और वह एक वीडियो देखते हैं जिसमें देखा जा सकता है कि प्रोड्यूसर किम को मिलिट्री वाले उठाकर एक गाड़ी में लेकर गए हैं। दूसरे सीन में हमें पता चलता है कि रिपोर्टर किम एक जगह पर हैं जहां पर वो चिल्ला रहे हैं। वो बाहर निकलने की आवाज मार रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। रिपोर्टर किम को एक सुनसान जगह पर बंदी बना लिया जाता है। अगले दिन चोकांग को एक आदमी कार में पिक करने के लिए आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कांग और वाइस मिनिस्टर कार में एक साथ बैठे थे और वाइस मिनिस्टर कांग से एक फेवर मांगता है। वो चाहता था कि कांग उस आदमी का पता लगाए जो यह सब बॉम्ब एक्सप्लोजन करवा रहा था, लेकिन कांग ये करने से मना कर देता है। तो वाइस मिनिस्टर उसे रिक्वेस्ट करता है और कांग मान जाता है। कांग की दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त कि उसकी आइडेंटिटी रिकॉर्ड से हटा दी जाए और दूसरी और उसे ये बताया जाए कि आर्मी ने रिपोर्टर किम को कहाँ रखा है। यह बात सुन के वाइस मिनिस्टर हैरान हो जाते हैं। रिपोर्टर किम को आर्मी वालों ने किडनैप करा था, यह वाइस मिनिस्टर को नहीं पता था। वहीं दूसरी ओर मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस उन सभी लोगों का बैकग्राउंड चेक करवाते हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, और उस बैकग्राउंड चेक में मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस को वो सिंपल साधारण लोग लगे। वहीं दूसरी ओर वाइस मिनिस्टर की बात से कांग को यह पता चल गया था कि वह बॉम्ब पहले आर्मी में यूज होते थे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस वुमेन का ड्राइवर उसे एक रिपोर्ट देता है जिसमें क्यूशी में गिर रहे बॉम्ब्स के बारे में बताया जाता है। उस रिपोर्ट से कांग्रेस वुमेन को यह पता चल जाता है कि मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस ने आर्मी से बॉम्ब्स की चोरी की थी और उसको बाहर विदेश में पैसों के लिए बेचा था। कांग्रेस वुमेन गुस्से में आकर मिनिस्टर को फोन करती हैं और उसे धमकी देती हैं कि अगर क्यूशी पर इस चीज का असर हुआ तो वह उसे नहीं छोड़ेगी। लेकिन मिनिस्टर बात को संभाल लेता है और कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी हमें एक रिपोर्टर किम को दिखाया जाता है। उससे एक आदमी सवाल पूछता है कि यह कार कोलिजन की वीडियो तुम्हारे पास कैसे आई। वो रिपोर्टर किम को फंसाने की पूरी कोशिश करता है ताकि बॉम्ब एक्सप्लोजन का जिम्मेवार प्रोड्यूसर किम को ठहराया जाए। कांग ब्योंगनाम को बताता है कि उसे रिपोर्टर किम का एड्रेस पता चल गया है।
लेकिन वह उसे लेने अकेला जाएगा। ब्योंगनाम इस पर आपत्ति जताता है, लेकिन बाद में ब्योंगनाम मान जाता है। तभी नामयोन वहां पर आती है। नामयोन को देख वो तीनों चुप हो जाते हैं। वान के आते ही वह मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो जोवान और नामयोन को रिपोर्टर किम के बारे में कुछ भी नहीं बताते। वो सब लोग घर चले जाते हैं। तभी कांग स्टोर से बाहर निकलता है और ब्योंगनाम से कहता है कि उसे उन सब की चिंता हो रही है, कहीं प्रोड्यूसर किम की तरह उन्हें ना कुछ हो जाए। जब कांग अपने घर जा रहा होता है तब ब्योंगनाम उसे कहता है कि तुम सुबह मेरी शॉप पर जरूर आना। अंत में दिखाया जाता है कि ब्योंगनाम कुछ बना रहा होता है। वह क्या बनाता है यह हमें कल पता चलेगा। अगली सुबह कांग अपनी बेटी को स्कूल ले जाने के लिए तैयार करता है। तभी टीवी पर सुलेमॉन केस के बारे में बताया जाता है। तब दोयोन कहती है कि यह वही आदमी है जिन्होंने मुझे आइसक्रीम दी थी, और कांग यह सुनकर हैरान हो जाता है। कांग दोयोन को लेकर स्कूल जा रहा होता है। तभी कांग उससे पूछता है, क्या सही में वही आदमी था जिन्होंने तुम्हें आइसक्रीम दी थी? तब दोयोन कहती हैं कि हाँ, ये वही आदमी था। वहीं ओलिविया टीचर दोयोन का इंतजार कर रही थी और दोयोन ओलिविया टीचर को देखकर खुश हो जाती हैं। कांग अपने ऑफिस के लिए निकलता है। तभी उसके फोन पर एक लिंक आता है। कांग उस लिंक को खोलता है और उसमें एक कोड टाइप करता है, जिससे उसे एक लोकेशन का पता चलता है। यह लोकेशन रिपोर्टर किम की थी। उसके बाद कांग ब्योंगनाम की दुकान पर जाता है। वहाँ ब्योंगनाम उसे एक छोटा सा बटन देता है जिसमें एक सीक्रेट कैमरा लगा होता है और वो एक जीपीएस भी होता है। ब्योंगनाम कांग को एक टीजर गन भी देता है जो आम टीजर गन के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वहीं दूसरी ओर हम यह देखते हैं कि वाइस मिनिस्टर लिफ्ट का बटन दबाता है। तभी लिफ्ट खुलती है और उसमें मिनिस्टर किम भी होते हैं। वाइस मिनिस्टर किम से पूछता है, क्या कुछ ऐसा है जो मुझे जानना चाहिए? तब मिनिस्टर किम मना कर देता है। यहाँ से यह पता चलता है कि मिनिस्टर किम अभी किसी को कुछ नहीं बताना चाहते थे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लोन शार्क अपनी नूडल्स खा रहा होता है। तभी उसके पास कांग का फोन उठाता है। कांग उससे पहले हालचाल पूछता है और उससे मदद मांगता है। लोन शार्क कांग से डरता है, इसलिए वह कांग की मदद करने के लिए बोल देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कांग कुछ निकाल रहा होता है। तभी वह गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठता है। वह एक गन को देखता है, जिसको देख के वो याद करता है यह गन ब्योंगनाम ने दी थी और ब्योंगनाम ने कांग से कहा था कि तुम अब जेडीडी में नहीं हो, तुम एक फैमिली मैन हो, तुम्हें अपने परिवार को भी देखना है, तो तुम कुछ ऐसा मत करना जिससे उनको तकलीफ हो। कांग इस बात को सोचता है और हंस देता है। कांग अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और वहां से लोकेशन की तरफ निकल जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लोन शार्क भी एक गाड़ी में निकल जाता है। रास्ते में एक टनल आती है। कांग अपनी गाड़ी को लोन शार्क की गाड़ी से बदल लेता है और वह लोन शार्क की गाड़ी में लोकेशन पर जाता है। कांग ऐसा इसलिए करता है क्योंकि हर सीसीटीवी कैमरे से कांग पर नजर रखी जा रही थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी लोकेशन एक्सपोज हो। अगली सीन में हम देखते हैं कि नामयोन अपनी बेटी मिंसू को लेने जा रही होती है और रास्ते में रिपोर्टर किम का अड्डा आता है। वह उसके बाहर एक बाइक को देखती है। वह मिंसू के पापा को फोन करके बोलती है कि आप उसे ले आना और अपनी गाड़ी वहां से वापस मोड़ लेती है। जोनवांग नामयोन की गाड़ी मुड़ता देख अपनी गाड़ी भी मोड़ लेता है। दूसरी ओर नामयोन उस छपरे के अंदर जाती है। वहां उसे एक आदमी दिखता है जो कुछ ढूंढ रहा होता है। नामयोन और उस आदमी की हाथापाई होती है। तभी पीछे से जोनवान आता है और उस आदमी के ऊपर हमला करता है। वो आदमी जोनवांग को गिराकर वहां से भाग जाता है। अगले ही सीन में मिनिस्टर किम के पास एक फोन आता है जिसमें दूसरी ओर से आवाज आती है कि मिशन फेल्ड। यह सुनकर मिनिस्टर किम बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। वहीं दूसरी ओर कांग उस वेयर हाउस में चला जाता है जहां पर रिपोर्टर किम होते हैं। वहां पर मौजूद जितने भी आदमी थे, कांग उनसे लड़ता है और उनमें से एक आदमी पर वो स्पाई कैमरा लगा देता है। रिपोर्टर किम को बचा के कांग एक सीक्रेट लोकेशन पर लेकर आता है जो गैस स्टेशन के पास होती है। वो सीक्रेट लोकेशन मिलिट्री का अंडरग्राउंड बेस स्टेशन था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ब्योंगनाम और बाकी सभी लोग भी उसी बेस स्टेशन पर आ जाते हैं और वो सब इस जगह को देखकर हैरान होते हैं। तभी हम देखते हैं कि नीचे वाइस मिनिस्टर और मेजर खड़ी होती हैं और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है।